इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। सर, इंडिया टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया डीडीसी इलेक्शन को लेकर, बताया कि कितना महत्वपूर्ण इलेक्शन है, लेकिन इस चुनाव के टेक अवे की बात करें, इस पूरे चुनाव की जिस प्रकार से चुनाव हुआ, जो परिणाम है, इसका बड़ा टेक अवे क्या है? सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं कि एक बात पूरे देश को समझ में आ गई है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की आस्था लोकतंत्र में बहुत है। ये सच है कि पूरे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी, दुर्भाग्य से यहाँ वो नहीं कायम हो सकी। कानून में वो बदलाव किए गए और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यहाँ लागू हुई। दो कारणों से मैं मानता हूँ जिस तरह से लोगों ने उत्साहपूर्वक मतदान किया। एक तो पिछले 3-4 महीनों में संवाद सामान्य लोगों से हमने बहुत बढ़ाया है। दूसरा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बहुत मजबूत किया है, फाइनेंशियली भी और एडमिनिस्ट्रेटिवली भी। तो लोगों को लगने लगा है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए भी आवश्यक है और जिले और पंचायतों के विकास के लिए, ब्लॉक के विकास के लिए भी सरकार और प्रशासन की नीयत साफ है। इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अगर आप विचार करेंगे इस चुनाव को, तो खासतौर से वैली के कई जिलों में 3 गुने से ज्यादा मतदान में, एवरेज में कहूं तो मोर देन डबल ये मतदान हुआ है। तो लोगों ने अपना विश्वास प्रकट किया है। राजनीतिक दलों का काम है उसको राजनीतिक चश्मे से देखना, मैं इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि लोगों ने देश के संविधान में आस्था व्यक्त की है, लोकतंत्र में गहरी आस्था व्यक्त की है। और मुझे लगता है कि अब इसके बाद इन चुने हुए प्रतिनिधियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आई है अपने अपने जनपद, अपने अपने क्षेत्र के विकास की। प्रधानमंत्री ने ये बताया कि किस प्रकार से एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ था। बावजूद इसके पीडीपी और एनसीपी के नेताओं की बात करें तो वो अभी भी कह रहे हैं कि चुनाव तो छोड़िए, चुनाव के बाद जो मैंडेट आया है उसमें भी प्रशासनिक मशीनरी का पॉलिटिकल इंटेंट के साथ दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं 2 बात आपको कहना चाहूँगा। पहले भी यहाँ चुनाव हुए हैं, उन चुनाव परिणामों की तुलना आप जरा इन चुनाव परिणामों से करिए। सामान्य रूप से आप पाएंगे पहले जिसकी सत्ता थी 90-95% उन्हीं के लोग विजयी होते थे। मुझे लगता है कि चुनाव के परिणाम ने निष्पक्षता पर पक्की मुहर लगा दी है। यहाँ के सामान्य लोगों का मानना है कि लंबे समय बाद हिंसा मुक्त, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव यहाँ हुए हैं और ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, सभी लोग ऐसा मानते हैं। जो रिजल्ट आ गए हैं, रिजल्ट के बाद नेताओं के ऊपर केस होना, पब्लिक सेक्रेटरी एक्ट लगाना, इन सारी चीज़ों को वो इस रूप में पेश कर रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके चेयरमैनशिप की पोस्ट हासिल करने की कवायद है। ये मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों को और देश को बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक गतिविधियों की पूरी आज़ादी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन देश विरोधी गतिविधियों की आज़ादी किसी को नहीं दी जाएगी। इस फाइन लाइन को सबको समझना होगा। इसका चेयरमैन चुने जाने से कोई संबंध है इस चीज़ का? कोई संबंध नहीं। चुनाव चेयरमैन के भी पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो जिम्मेदार लोग हैं, अपनी इच्छा से जिसको वो चाहें वो अध्यक्ष बनावें। हाँ, बजट में हमने प्रोविजन किया है कि उनको काफ़ी पैसा देंगे अपने जनपद के विकास के लिए, और विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन और उसका पूरा खाका तैयार करने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों को होगी जो सीधे जनता से चुन करके आए हैं। जो चुनाव हुआ, जो मैंडेट आया जाहिर तौर पे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो गुपकर अलायंस था, क्योंकि उसका अपना अलायंस इस चीज़ पे था कि 370-35 से उनका डिक्लेयर्ड स्टैंड था, तो वो इस बात को प्रचारित करने में लगे हुए हैं कि ये तो 370 और 35 के खिलाफ केंद्र सरकार का जो फैसला था उसके खिलाफ मैंडेट है। ये देखिए, राजनीति में जो लोग हैं, राजनीतिक दलों में जो काम कर रहे हैं, वो राजनीतिक चश्मे से इसे देखेंगे। उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर लोगों की लोकतंत्र में आस्था नहीं रहती और कोई दूसरी बात चाहते तो लोग चुनावों का बहिष्कार किए होते। चुनाव में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना, मैं मानता हूं कि उसका अर्थ जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम है, देश को मालूम है और हर समझदार व्यक्ति को मालूम है। ये कहा जाना है कि एजेंसीज जो कार्रवाई कर रही हैं, चाहे ईडी हो, एनआई हो या राज्य सरकार की मशीनरी जो कुछ भी कार्रवाई कर रही है, ये भी एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेप नहीं। राज्य सरकार की मशीनरी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीबीआई, ईडी, एनआईए, उनका अपना मैंडेट है और
आपको पता है कि टेरर रिलेटेड एक्टिविटी में ही एनआईए दखल देती है। अगर आय से अधिक संपत्ति है, अकूत संपत्ति है, तभी ईडी कार्रवाई करती है। और इन स्वतंत्रताओं, इन संस्थाओं को मुझे लगता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम करना चाहिए, और जो लोग गलत किए हैं मुझे लगता है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। डीडीसी इलेक्शन के बाद आगे का रास्ता क्या? मैंने पहले आपको बताया कि चेयरमैन के चुनाव होंगे, 28 को शपथ होगी, उसके बाद चेयरमैन का चुनाव होगा, और ये अपने अपने जनपद के विकास का दायित्व इनके कंधों पर पूरी तरह से दिया जाएगा, और इनको काफी फाइनेंशियल सपोर्ट हम करेंगे ताकि यहाँ विकास की गति को आगे तेज कर सकें। आगे के रास्ता का मेरा मतलब ये था कि विधानसभा चुनाव को लेकर, जैसा कि उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि हो सकता है कि अभी चुनाव जल्दी ना करें। मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव पर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अंतिम बात कह दी थी। देश के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में अपने दिए हुए वक्तव्य में ये कहा था कि आगे आने वाले दिनों में चुनाव होंगे। मैं समझता हूं कि अगर वैधानिक स्थिति पर आप विचार करेंगे तो आपके ध्यान में होगा, जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं, हिंदुस्तान के लोग भी जानते हैं कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है, और केवल जम्मू कश्मीर में नहीं चल रही बल्कि नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ राज्य इसके साथ हैं। एक बार डिलिमिटेशन का काम पूरा हो जाए तो मुझे लगता है कि देश में कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनके जिम्मे कुछ विशेष काम हमारे संविधान निर्माताओं ने दिया है। तो चुनाव विधानसभा का और लोकसभा का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग करता है। डिलिमिटेशन के बाद स्वाभाविक रूप से निर्वाचन आयोग इस काम को आगे बढ़ाएगा, और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है उस पर देश को भरोसा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी भरोसा है। हमारा पूरा विश्वास है लोकतंत्र में, हमारी आस्था है लोकतंत्र में, और वो चुनाव भी जरूर होंगे आने वाले दिनों। टाइम फ्रेम को लेकर कुछ उम्मीद की जा सकती है क्या कि विधानसभा के चुनाव साल, 2 साल, 1.5 साल ऐसे? मुझे लगता है कि कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं। मैंने कही बात कही, डिलिमिटेशन का काम खत्म होने दीजिए, फिर चुनाव आयोग तय करेगा। और स्कैम्स की बात हुई जैसा रोशनी घोटाला को लेकर, तो उसमें भी बार बार ये कहा जाना कि सिर्फ हमें प्रताड़ित करने के लिए किया जा रहा है, या फिर राज्य प्रशासन की जो अभी पोजीशनिंग है उसको लेकर भी आरोप लगता है कि क्या बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही कुछ लोग। 2 बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक तो राज्य प्रशासन से इसका कोई लेना देना नहीं। जम्मू कश्मीर की माननीय उच्च न्यायालय ने रोशनी एक्ट को ही गलत और अवैधानिक माना, और उच्च न्यायालय के फैसले को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें एक बात कोट की गई है कि सरकार सरकारी जमीन की केवल ट्रस्टी है, और सरकारी जमीन का उपयोग किसी पब्लिक पर्पज के लिए हो सकता है, लेकिन हम कानून बना के हम खुद ही जमीन ले लें, इसको माननीय उच्च न्यायालय ने अवैध माना है, गैर कानूनी माना है। और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ही डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिविजनल कमिश्नर जम्मू को ये जिम्मा दिया गया कि जो लोग रोशनी घोटाले में सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं, सरकारी जमीन पाए हैं कौड़ी के दाम, उनके नाम वेबसाइट पर डाले जाए, और वो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये काम हो रहा है। हम एक बात कहना चाहते हैं कि हमारा पूर्वाग्रह किसी के प्रति नहीं है। जो भी उसमें आएगा, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का हो या कितने भी महत्वपूर्ण पद पर रहा हो, प्रशासनिक पद पर भी रहा हो, ऐसे भी लोगों के नाम आ रहे हैं, उनका नाम हम डालेंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच सीबीआई कर रही है। एक बार सीबीआई अपनी जांच की कार्रवाई पूरी कर लेगी तो जो मनसा है माननीय उच्च न्यायालय की, सरकार उस जमीन को अपने कब्जे में लेगी। और एक फैसले का जिक्र मैं करूंगा, ताज मान सिंह के मामले में दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला किया था कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल वो ताज मान सिंह को होगा, माने उस समय की जो कीमत है नीलामी की जाएगी, अगर वह कीमत ताज मान सिंह देगा तो उसको जमीन दे दी जाएगी। लेकिन यहाँ मैं उच्च न्यायालय में हमने एक अर्जी डाली और 2 अनुरोध किया है। एक, जो नाम आए हैं ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके नाम नहीं आए हैं, तो हमने माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि एक SIT बनाने की अनुमति दी जाए। बेशक उच्च न्यायालय चाहे तो अपनी निगरानी में उस SIT से काम करावे ताकि बाकी भी घोटालेबाजों के नाम आ सके। और दूसरा हमने अनुरोध किया है, जो मैं मानता हूं कि शासन का प्राथमिक दायित्व है, भ्रष्टाचार करने वाले, गड़बड़ी करने वाले जो लोग थे, बहुत गरीब लोगों को आधा कैनाल 1 कैनाल जमीन दिए, उन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा लगा करके घर बना लिया।
ऐसे लोगों को कैसे मदद की जा सकती है, क्या ऐसा कानून बनाने की अनुमति हमें उच्च न्यायालय देगा? मैं समझता हूं ये किसी भी शासन का ये जिम्मा है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी हमने उच्च न्यायालय में अनुरोध किया है। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद ये हम कोशिश करेंगे कि गरीबों के साथ कोई अन्याय यहाँ न हो। लेकिन जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाहे वो कितना बड़ा हो, कोई बचने वाला नहीं। एक बहुत लंबा दर्द रहा है जम्मू कश्मीर के इतिहास में कश्मीरी पंडितों का। कश्मीरी पंडितों के लिए आगे क्या कुछ करने की योजना है? मैं आपको दो बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने 6000 नौकरियां और 6000 घर बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए थे। किन्हीं न किन्हीं कारणों से न अभी तक पूरी नौकरियां दी जा सकी, न अभी तक पूरे घर बनाए जा सके। जो शेष पद थे, तकनीकी कारणों से किसी न किसी बहाने से भर्तियां नहीं होती थी। हमने 167 पदों को छोड़ करके जो भी रिक्तियां हैं सबको एडवर्टाइज कर दी है, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में 167 को छोड़कर बाकी सभी कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरियां दे दी जाएंगी। 6000 में से 700 घर बने हैं, 3500 के टेंडर हमने कर दिए हैं जो 1.5 वर्ष में पूरे हो जाएंगे। जो बाकी बचे हैं उनके लिए भी जमीन चिन्हित कर दी है। तो मैं आपके माध्यम से कश्मीरी पंडित भाई बहनों से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल में उनका घर भी हो जाएगा, 6 महीने में नौकरी भी हो जाएगी। और वातावरण घाटी का बदल गया है। मैं अनेक लोगों से मिला जो घाटी के रहने वाले, उनको पश्चाताप हो रहा है कि कश्मीरी भाई, हमारे कश्मीरी पंडित कैसे चले गए यहाँ से, क्यों चले गए। एक बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि फिर से कश्मीरी पंडित आवें, उनकी जमीन है, उनकी संपत्ति है, उस पर रहें और प्रेम से मेल जोल बढ़ा करके रहें। हाँ, उनके साथ जो कुछ अन्याय हुआ था, हम कानूनी रूप से भी विचार कर रहे हैं कि उनकी जमीनें जो कौड़ी के दाम लोगों ने जबरदस्ती ले लिया, भय और दबाव बना करके ले लिया, कैसे कानून के द्वारा उनकी मदद की जा सकती है। जरूरत पड़ी तो विशेष बेंच बना करके इसको त्वरित गति से हम आगे लागू करेंगे। सिक्योरिटी का जो कंसर्न है, जो इनपुट्स आपको मिलते होंगे, वो अभी किस दिशा में आगे जाते दिखाई दे रहा है? अगर स्टैटिस्टिक्स आप देखेंगे तो इन्फिल्ट्रेशन भी पहले की तुलना में काफी कम हुआ है। टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स को देखेंगे, ड्रास्टिक गिरावट आई है, और रिक्रूटमेंट भी भारी संख्या में कम हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बहुत अपर हैंड है और बहुत बेहतर तालमेल है जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्म फोर्सेस और आर्मी के बीच। तो मैं कह सकता हूं कि एक बेहतर स्थिति में हम हैं। और आपको मैंने पहले ही बताया कि इतना बड़ा चुनाव हुआ, शायद जम्मू कश्मीर के इतिहास का ये पहला चुनाव है जिसमें हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। छोटी मोटी शायद 1-2 घटनाएं हुई हैं। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है, हाँ, पड़ोसी ने कोशिश जरूर की, लेकिन हमारे सुरक्षा बल के जवान चौकन्ने थे, सजग थे, इसलिए नगरोटा में भी पकड़े गए, पुंछ में भी लोग पकड़े गए जो चाहते थे कि इस चुनाव में विघ्न डाला जाए, वो सफल नहीं हो सके। और हम पूरी तरह से चौकस हैं, किसी भी इस तरह के इरादे को नाकाम नहीं होने देंगे, किसी भी इस तरह के इरादे को नाकाम करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात की तारीफ भी की थी जिस प्रकार से चुनाव हुए शांतिपूर्ण तरीके से। एक बड़ा कंसर्न ये रहेगा कि ऐसे यूथ जो कि इस प्रकार की घटनाओं में ना इन्वॉल्व हों, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, उनके लिए रोजगार किस प्रकार से मुहैया कराया जाए, उसको लेकर आगे क्या कुछ प्लानिंग? ये सच है कि रोजगार एक बड़ी समस्या है जम्मू कश्मीर के लिए, और सरकारी नौकरियों के अलावा मुझे लगता है कि दूसरे विकल्प यहाँ बहुत सीमित थे। एक तथ्य अगर मैं बताऊं कि जितने सरकारी कर्मचारी बिहार में हैं उतने ही जम्मू कश्मीर में है। बिहार की आबादी और जम्मू कश्मीर की आबादी की अगर आप तुलना करेंगे तो 1 और 10 का अनुपात होगा। इसलिए ये मजबूरी थी, लेकिन हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक तो सरकार में जो रिक्तियां हैं उनकी भर्ती ट्रांसपेरेंट ढंग से तेजी के साथ की जाए। अभी कुछ डॉक्टर्स हमने अपॉइंट किए हैं, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए हैं, कुछ 11,000 पदों की परीक्षाएं होने जा रही हैं, 13,000 पद और विज्ञापित कर रहे हैं। तो जो सरकार में रिक्तियां हैं उन पर भी हम भर्तियां कर रहे हैं, और एकदम पारदर्शी तरीके से समय सीमा के भीतर। हमारा केवल एक ही वाक्य है, पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, फॉर पीपुल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और इसी मंत्र को हम लेके काम कर रहे हैं, और बिना किसी भेदभाव के। कौन किस राजनीतिक दल में है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए मुझे काम करना है। इसको एक शांतिपूर्ण, सुखद, संपन्न और विकसित राज्य बनाना, ये मेरा लक्ष्य है, और इसके लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। और जो लोग इसमें बाधा डालेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी कानून के तहत? नहीं, मैंने पहले कहा कि राजनीतिक
गतिविधियों के लिए पूरी आज़ादी है। राजनीति में किसी को हक है कि वो मेरा विरोध करे, मेरी कार्यशैली पर टिप्पणी करे, मेरा विरोध करे, लेकिन भारत का विरोध मैं समझता हूं ये अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आखिर में एक सवाल, आज के सेहत ई कार्ड लॉन्चिंग को लेकर एक बड़ा क्रांतिकारी फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। हाँ, मैं बहुत ही बेहद खुशी का मौका है व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 35 लाख लोगों के लिए। आयुष्मान भारत में यहाँ मोटे तौर पर 30 लाख लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज की सुविधा प्राप्त थी। जम्मू कश्मीर शायद भारत का पहला संघ राज्य क्षेत्र बना है जहाँ के हर नागरिक को अब आयुष्मान भारत की तर्ज पर इस सेहत स्कीम के अंतर्गत 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा प्राप्त होगी। जो हमारे सरकारी अस्पताल जम्मू कश्मीर में है और निजी अस्पताल जो आयुष्मान भारत में लिस्टेड है, उसके अलावा भी 24,000 ऐसे अस्पताल देश के कोने कोने में हैं जो आयुष्मान भारत से जुड़े हैं, उनमें उनका मुफ्त इलाज हो सकेगा। तो आज मेरे लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता का विषय है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर यह काम हम मंजिल तक पहुंचाने में सफल हो सके। मनोज सिन्हा, इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जो कि बता रहे थे कि सूबे को लेकर आगे का इनका विजन क्या है।